जी हाँ, स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशन के ये वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों पर हम लोग रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या है इसमें। पहला प्रश्न है हॉकी में डी का जो है दायरा कितना होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, हॉकी में डी का दायरा कितना होता है। तो इसको अब हम लोग को पढ़ाना नहीं है, अब इसको हमें याद करना है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 16 गज, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में ज्ञान की कमी से गलतियां कम होती हैं, अभ्यास की कमी से गलतियां ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो लगातार जब अभ्यास करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न है हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक की दूरी कितनी होती है, ये बताना है आपको। तो आपके दिमाग में वो चीज़ें दिमाग में बैठ गई होगी कि हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक की दूरी कितनी होती है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 7 गज, या फिर कह लीजिए 6.40 मीटर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, राजस्थान पीटीआई, एनबीएस, डीएसएसबी जैसे परीक्षाओं में ये बार बार प्रश्न पूछा गया। तो इसको ज़रूर अपने दिमाग में रख लीजिए, नोट कर लीजिए। पढ़ना नहीं है, ठीक है, अब हमें याद करना है, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन है मिंटोनेंट खेल का दूसरा नाम क्या है। तो मिंटोनेंट खेल का दूसरा नाम है वॉलीबॉल। ये आपने पढ़ा होगा, वॉलीबॉल, जो कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। हैंसन रोग का उपनाम, यानी हैंसन रोग किसका उपनाम है, यानी किस रोग का दूसरा नाम है हैंसन रोग। आ गया होगा दिमाग में, यानी कुष्ठ रोग को हैंसन रोग कहते हैं। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। पुरुष हॉकी को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 1958 टोक्यो, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए। गोला फेंक सेक्टर का कोण कितना होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने भी प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उसको आपने देखा होगा। गोला फेंक सेक्टर का कोण, ये ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ना आया हो और ना आता हो, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये भी एकदम रटा होना चाहिए, 34.92 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 7वां प्रश्न। भारत ने ओलंपिक में सर्वप्रथम कब भाग लिया था। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था, ठीक है ना। याद कीजिए और बताइए। अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है फिर याद नहीं है तो आपके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। याद ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा पढ़ने पे नहीं ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा याद करने पर ध्यान देना है। अगर पूरे दिन भर में एक ही लाइन याद होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो पेपर तक जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ये सन है, कब भाग लिया था, सन 1900। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। सन 1900 में भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखिएगा 8वां। भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। अब तक का कुल कितने गोल्ड मेडल जीते, तो अब तक कुल मिला के 10 गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं, ठीक है। ये भी संभावित क्वेश्चन है, ये आने की पूरी संभावना है। देखिए 8 गोल्ड मेडल सीधा हॉकी में है, ठीक है। 9वां गोल्ड मेडल शूटिंग में मिला, अभिनव बिंद्रा बीजिंग चाइना में जो हुआ था उसमें मिला था, ठीक है। और उसके बाद में आपका जेवलिन में नीरज चोपड़ा के द्वारा मिला। तो 8 और 2 10, एकदम सीधा हिसाब किताब है इसका। नेक्स्ट पॉइंट, धनुष टंकार्य रोग का नाम है, ये किसका दूसरा नाम है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि ये टिटनेस। ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आना चाहिए। कब आएगा, जब अभ्यास करेंगे। अभ्यास पे ही सारी चीज़ें डिपेंड है, इसको बार बार रिवाइज करना होगा और बहुत ज़्यादा पढ़ने पर नहीं, बहुत ज़्यादा याद करने पर
ध्यान देना है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 10वां देखिएगा। जीरोप्लैथेमिया रोग ये किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक, आ रहा है दिमाग में कौन सा विटामिन हो सकता है? तो बिल्कुल सही गेस किया अगर आपने, ए, यानी विटामिन ए की कमी से जीरोप्लैथेमिया रोग होता है। इसी को रतौंधी भी कहते हैं। रतौंधी में यानी इसमें होता क्या है कि कम प्रकाश में स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। ये नहीं कहना है कि केवल रात में नहीं दिखता, कम रोशनी में स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। और विटामिन ए के लिए सबसे अच्छा स्रोत है पीले फल। पीले फलों में आम ले लीजिए आप, पपीता ले लीजिए, और गाय के दूध में भी विटामिन ए पाई जाती है। इसके अलावा सेब में भी विटामिन ए पाई जाती है, गाजर में भी विटामिन ए पाई जाती है। तो ये इसका स्रोत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट 11वां देखिएगा। फेफड़ा की क्षमता किससे मापी जाती है? जो फेफड़े की क्षमता है वो किससे मापी जाती है, इसको बताना है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, स्पायरोमीटर। ये हो गया स्पायरोमीटर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो फेफड़ा होता है वो प्लूरल मेम्ब्रेन झिल्ली द्वारा ढकी रहती है, और आपका जो हृदय है वो पेरिकार्डियम झिल्ली के द्वारा ढकी रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। 12वां प्रश्न है, तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स की संख्या ये किससे मापी जाती है? किस यंत्र से मापी जाती है? तो कुछ गेस करिए। नहीं दिमाग में आ रहा कोई बात नहीं, हीमोसाइटोमीटर। खूब अभ्यास कीजिए, ठीक है, तभी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। तो इस नंबर 13 है, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, यानी आपके दिमाग में 1984 ये होना चाहिए, ये सन होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार TGT, PGT, LT ग्रेड, KVS, NVS, राजस्थान PTI, DSSB ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको भी दिमाग में रखना है। अगला सवाल है, महिलाओं ने सर्वप्रथम ओलंपिक में कब भाग लिया था? ये सन बहुत बार पूछा गया है। अगर दिमाग में नहीं है तो इसको अभ्यास करिए, और कोई रास्ता नहीं है। कोई चीज़ नहीं याद होता तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिस करिए बस। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिस करिए। लोग पूछते हैं कैसे तैयारी किया जाए, तैयारी का एक ही रूल्स है, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, फिर लिख के पढ़िए, जैसे याद होता है वैसे याद करिए, लेकिन पढ़ने के बाद में याद होना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा। अधिगम में पठार का क्या अर्थ है? तो बिल्कुल स्पष्ट है, अधिगम में पठार का अर्थ होता है सीखने की क्रिया का रुक जाना। ठीक, यानी सीखने की क्रिया का रुक जाना। इसको बोलते हैं अधिगम में पठार। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। अधिगम वक्र किसके सूचक है? जो अधिगम वक्र है वो किसके सूचक है? तो ये अधिगम के जो है प्रगति के सूचक है। अधिगम के ये प्रगति के सूचक है। ठीक, चलिए बाकी अधिगम वक्र की जो खोज है ब्रियान और हाल्टर ने किया था। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिएगा। हड्डी का चकनाचूर होना एक किस प्रकार का फ्रैक्चर है? ये भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। हड्डी का चकनाचूर हो जाना एक किस प्रकार का फ्रैक्चर है? आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए। अब आप ऑप्शंस के सहारे हैं तो फिर ठीक नहीं है। कम्यूटेड फ्रैक्चर बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन से ही पेपर में इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। स्पीड प्ले का संबंध जो है किस प्रशिक्षण यानी किस ट्रेनिंग से संबंधित है? तो ट्रेनिंग आपने पढ़ा होगा, अब वो दिमाग में आना चाहिए कि स्पीड प्ले का संबंध किस ट्रेनिंग से है। सही जवाब दिया आपने कि फोर्ट लेग प्रशिक्षण या फोर्ट लेग ट्रेनिंग से संबंधित है। ठीक, तो ये प्रश्न नंबर 19। विज्ञान को आत्मा का विज्ञान, ये किसका कथन है? विज्ञान नहीं, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, यहाँ पर विज्ञान नहीं होगा, मनोविज्ञान कर दे रहे हैं। ठीक है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान
ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? ठीक, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ये कथन है अरस्तु और प्लेटो का मानना है कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्रिकेट विश्व कप में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? पहले क्रिकेट विश्व कप में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कुल मिला के 8 देशों ने भाग लिया था इसमें, और ये पहला जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था 1975 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें 1975 आपको याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वनडे रणजी ट्रॉफी, देख रहे होंगे आप, वनडे रणजी ट्रॉफी की शुरुआत ये कब से हुई थी, किस सन से हुई थी, किस वर्ष से हुई थी, ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2002। ठीक है, इसको मैंने ट्रिक में भी बताया है, आप ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हो। रण में ध्यान दो, पेपर भी एक प्रकार का रण ही है, इसमें भी ध्यान दो। रण से हो जाएगा रणजी ट्रॉफी हो जाएगा, और 2 से हो जाएगा ध्यान। ठीक है, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 2002 से हुई थी। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिएगा, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? इसको भी मैंने ट्रिक से बताया था, यह राजस्थान पीटीआई में पूछा गया प्रश्न है। मैंने बताया था कि ध्यान दो, यानी ध्यान 2 से हो जाएगा 2002, यानी कि मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी वो 2002 से हुई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23वें की तरफ, क्रिकेट के गेंद का वजन कितना होता है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, क्रिकेट के गेंद का वजन कितना होता है? तो 155.9 ग्राम से 163 ग्राम तक होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 24 देखिएगा, वॉलीबॉल में एंटीना की लंबाई कितनी होती है? ये भी खूब पढ़ा होगा आपने। तो वॉलीबॉल में एंटीना की लंबाई कितनी होती है? 1.80 मीटर। प्रश्न नंबर 25, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएं, गेस करें, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? कई बार आपने पढ़ा भी होगा, तो बताइए कुछ आइडिया, कोई गेस। अब ये मत कहिएगा कि नो आइडिया नो गेस, इससे काम नहीं चलेगा, इसको याद करना होगा। ये सन है, अगर इसको अभ्यास नहीं करेंगे ना तो ये सन से गायब भी हो जाएगा। ठीक, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैंने उसमें ट्रिक्स में भी बताया था, याद करिए। 51 वाली, ये 51 वाली, तो 51 वाली, ठीक है ना, तो ये ऐसे बताया था मैंने। वॉलीबॉल की संघ की जो स्थापना हुई थी 1951 में हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 26 की बात करें, विश्व कबड्डी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब आप ऑप्शंस के सहारे हैं, लेकिन ऑप्शंस के सहारे मत रहिए। 2004, इसका सही जवाब होगा 2004। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिएगा, ऊंची कूद में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? ऊंची कूद में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? सोचिए फिर बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा 2 किलोग्राम। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हो गया। प्रश्न नंबर 28 देखिएगा, पोल वॉल्ट में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? पोल वॉल्ट में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2.2 किलोग्राम। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर देखिए 29 है, पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना होता है? तो इसको मैंने फिजिकल एजुकेशन के, ये जो सन थे, कुछ ये महत्वपूर्ण फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट्स थे, इसको मैंने ट्रिक्स में भी बताया है। तो आप फिजिकल एजुकेशन का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो हमने बताया ना हो। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, राजस्थान या हरियाणा कहीं भी राज्य से हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप पूरा देख सकते हैं। पूरा ओलंपिक है, पूरा एनाटॉमी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है,
और योगा से संबंधित है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, किन्सियोलॉजी है, जो भी चैप्टर होता है फिजिकल एजुकेशन का वो सारे चैप्टर हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको वन लाइनर, डिस्क्रिप्टिव और सारी चीज़ें मिल सकती है। एनाटॉमी में आप स्ट्रक्चर के साथ वहाँ पर मैंने डिस्क्राइब भी दिया है किया है, तो उसको आप जा करके देख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें हम वही प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें थोड़ा समय देंगे, हम रुक रुक के पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी फास्ट स्टडी के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, 2 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन के हृदय कह सकते हैं आप इनको, फिजिकल एजुकेशन का हार्ट है। इनके बिना फिजिकल एजुकेशन अधूरा है। तो ये आपका बिल्कुल रटा होना चाहिए, बस यही है। देखिए, पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना होगा? 800 ग्राम। इसको मैंने ट्रिक्स में बताया था कि अगर भोले भाले, ठीक है, अगर भोले भाले पुरुष 800 ग्राम पी लें, ठीक है, तो वो फिर बिगड़ जाते हैं। ऐसे ही बताता, भोले भाले पुरुष यानी भाले का वजन हो जाएगा और पुरुष का पुरुष हो जाएगा 800 ग्राम। भोले भाले पुरुष 800 ग्राम पी लें तो वो बिगड़ जाएंगे। ऐसे थोड़ा सा ट्रिक्स में बताया था ताकि याद रहे, क्योंकि याद होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ने के बाद याद नहीं होता तो ना पढ़ने के बराबर है। ठीक है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ज्ञान की कमी की वजह से पेपर में गलतियाँ नहीं होती हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अभ्यास की कमी की वजह से गलतियाँ होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को मानिए आप। चलिए प्रश्न नंबर 30वां देखिए। 30, ऊंची कूद में लैंडिंग एरिया की माप क्या होगी? ठीक, अब ये बिना ऑप्शंस के आपके दिमाग में बनना चाहिए। 5x3 मीटर, ये होगी आपकी ऊंची कूद में लैंडिंग एरिया की माप। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो संभावित प्रश्न है जो आगामी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उनमें ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे और इसको आप अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।